नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के एक नेता ने महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार पर हालिया लोकसभा चुनाव में जालना सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित करने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को लिखे एक पत्र में पार्टी की सिल्लोड शहर इकाई के प्रमुख कमलेश कटारिया ने आरोप लगाया कि शिवसेना नेता सत्तार और उनके समर्थकों ने कांग्रेस उम्मीदवार कल्याण काले की मदद की थी, जिन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को हराया था। जालना में 1 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर है। संघ और बीजेपी के बीच नतीजे आने के बाद से तनातनी चलती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अब खुल रही है परतें। संघ चाहता था कि मोदी के अलावा भाजपा का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने। इसके लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में किसी और को नेता चुनने की योजना बनाई गई थी। मोदी शाह ने बड़ी चाल चलते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं होने थी। उन्होंने सीधे एनडीए की ही बैठक बुला ली। उसमें भी भाजपा सांसदों के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्री और अन्य नेता घुस गए। मोदी ने अपने आप को नेता चुनने का प्रस्ताव पास करवा लिया, परंतु भाजपा के सांसदों ने उन्हें अपना नेता वास्तव में चुना या नहीं, ये किसी को पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि साल 2014-2019 में मोदी भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, एनडीए के नहीं। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? राजनीतिक दल केवल अपने अपने संसदीय दलों के नेता ही चुन सकते हैं और दूसरी पार्टी को केवल समर्थन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा गेम हुआ है। इस सारे घटनाक्रम से आहत होकर ही संघ के बयान आ रहे हैं। खेला अभी बाकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि लोगों ने मोदी सरकार को अल्पमत में डाला है। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद कई बार खिचड़ी सरकार का जिक्र किया है। वो कहते थे कि अगर विपक्ष के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार कभी भी गिर जाएगी और बिना बहुमत कोई बड़े फैसले भी नहीं ले सकते। खड़गे ने शुक्रवार को कहा था, एनडीए की सरकार गलती से बनी हुई है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। ये अल्पमत सरकार कभी भी गिर सकती है। इसी बयान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ये सब नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है और उन्हीं की बोली गई बातें मैं दोहरा रहा हूं। बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज यात्रा चल रही है। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा, पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के पैर छुए हैं। प्रशांत ने दावा किया कि वो नीतीश कुमार की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं उनकी अंतरात्मा बिक चुकी है। जब वो नीतीश कुमार के साथ काम करते थे उस समय नीतीश कुमार एक अलग व्यक्ति थे। मोदी सरकार अब ब्रॉडकास्ट और डिजिटल माध्यमों के पीछे पड़ गई है, जिससे प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। केंद्र सरकार प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, प्रेस पंजीकरण अधिनियम 2023 और आईटी संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मीडिया पर शिकंजा कसने जा रही है। यह कानून मोदी सरकार को किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने का अधिकार देते हैं जिससे वो गलत या भ्रामक मानती है। इसका सबसे बड़ा नतीजा सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को भुगतना होगा। हालांकि इस कानून के पास होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा कि वो पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के कंटेंट को हटाएं। तमाम पत्रकार संघों और डिजिटल अधिकार संगठनों ने प्रस्तावित कानून को वापस लेने की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि उस प्रस्तावित कानून का मकसद प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना है। पत्रकार संगठनों ने कहा कि सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के जरिए आरटीआई कानून को कुचलना चाहती है। आरटीआई के जरिए जनता के तमाम लोग और पत्रकार महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने तो पिछले साल अगस्त में ही प्रेस पंजीकरण एक्ट में किए जा रहे बदलावों पर आपत्ति जता दी थी। देश में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू हो जाएंगे। लागू किए जाने वाले कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 शामिल हैं। तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी। दिन रात नफरत और जहर उगलते लोगों और नेताओं पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई, लेकिन लोकतंत्र के लिए जरूरी माने जाने वाले विरोध की आवाज के तौर पर मुखर रही अरुंधति रॉय पर अब सख्त यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी है। अरुंधति रॉय मोदी सरकार की मुखर आलोचक रही हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने
शुक्रवार को लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ना ही कोई संविधान को खतरा है और ना ही कोई आरक्षण खतरा है। झूठा प्रचार करके विपक्ष ने राजनीतिक लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, नरेंद्र मोदी लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रयास कोई कर नहीं सकता। नीट में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस घमासान में कूद चुके हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीट का पेपर लीक होना बहुत ही गंभीर विषय है। पुलिस हिरासत में अपराधी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि पेपर लीक किया गया है। अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित हैं, लेकिन एनडीए सरकार नाक से सिर तक अहंकार में डूबी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की। इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों ने भारत और इटली के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने को लेकर भी बात की। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व पर प्रधानमंत्री मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे थे। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में आउटरीच शिखर सम्मेलन में आमंत्रित G7 देशों और अन्य देशों के नेताओं से कहा कि भारत के चुनाव नतीजे लोकतांत्रिक दुनिया की जीत थे। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम तकनीक के उपयोग की सराहना की। सिरिल रामाफोसा एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सत्तारूढ़ अफ्रीकी राष्ट्रपति कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच एक ऐतिहासिक गठबंधन समझौते के बाद दक्षिण अफ्रीका की संसद ने सिरिल रामाफोसा को एक बार फिर देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। T20 वर्ल्ड कप के 31वें क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने नेपाल को 1 रन से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के ओपनर बैटर रिजा हेंड्रिक ने अपनी टीम के लिए 49 गेंदों में सर्वाधिक 43 रन बनाए। वहीं दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज तबरेज शमसी ने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट लिए। शमसी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।